नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 10 उपनिवेशवाद और देहात इसके पहले भाग को समझने जा रहे हैं। और आज इसमें हम सबसे पहले जानेंगे बंगाल और वहाँ के जमींदार। अंग्रेज़ों का जो शासन भारत में स्थापित हुआ था तो उसमें बंगाल में सबसे पहले वह स्थापित हुआ था और इसी प्रांत में उन्होंने ग्रामीण समाज को पुनः व्यवस्थित करने, भूमि संबंधी अधिकारियों की नई व्यवस्था करने और नई राजस्व की प्रणाली यहाँ पर अंग्रेज़ों ने शुरू की थी। तो सबसे पहले हम वर्धमान में की गई नीलामी की घटना से इस पाठ की शुरुआत करते हैं। 1797 में वर्धमान, जो कि जिसे आज के समय में वर्धमान कहते हैं, वहाँ पर नीलामी हुई थी और यह एक बड़ी सार्वजनिक घटना थी। क्या हुआ था इसमें कि वर्धमान के राजा द्वारा धारित अनेक महल, भू संपदाएं जिन्हें कहेंगे, बेचे जा रहे थे और 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू हो गया था। इसके बारे में हम जानेंगे कि अंग्रेज़ों ने स्थायी रूप से भू राजस्व की रकम निश्चित कर दी थी। कब? 1793 में। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसने राजस्व की राशि निश्चित कर दी थी जो प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। जो जमींदार अपनी निश्चित राशि नहीं चुका पाते थे उनसे राजस्व वसूल करने के लिए उनकी संपदाएं नीलाम कर दी जाती थी, क्योंकि वर्धमान जो था वहाँ के राजा ने राजस्व की बहुत बड़ी जो रकम अंग्रेज़ों को नहीं दी थी, उनको देनी शेष थी राजस्व की रकम। इसलिए उन्होंने वहाँ उसकी जो संपदाएं थी, उसकी जो भू संपत्ति थी, उसे नीलाम कर दिया था और नीलामी में बोली लगाने के लिए अनेक खरीदार आए थे और संपदाएं मतलब महल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच दिया गया था। लेकिन कलेक्टर को जल्दी ही पता चल गया कि इस कहानी में कुछ अजीब सा पेच है और वो क्या था? उसे पता लगा कि उसमें से अनेक खरीदार राजा के ही नौकर और एजेंट थे। उन्होंने राजा की ओर से ज़मीनें खरीदी थी और नीलामी में 95% से अधिक जो बिक्री थी वो फर्जी थी। वैसे तो राजा की ज़मीनें खुले तौर पर बेची गई थी सबके सामने, है ना। सभी दर्शक, सभी ग्रामीण लोग, कोई भी वहाँ उस नीलामी को देखने आ सकता था, पर उसकी ज़मींदारी की जो नियंत्रण था वो अभी भी उस राजा के ही हाथों में था। तो इस प्रकार वर्धमान के शासक की नीलामी, जो भू संपदा थी उसकी नीलामी हुई थी। आगे बच्चों, अदा न किए गए राजस्व की समस्या। जो भू राजस्व अदा नहीं किया जा सका था तो उसकी क्या समस्याएं थी, अंग्रेज़ों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसलिए उन्होंने यह इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया था। और इसको शुरू किया तो उसके बाद में इस प्रकार की नीलामी वाली घटनाएं आमतौर पर देखी गईं। केवल बंगाल में ही नहीं, भारत के अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। तो अदा न किए गए राजस्व की समस्या, इसके बारे में जानेंगे। अकेले वर्धमान
जो राजा की ज़मीनें ही ऐसी संपदाएं नहीं थी जो 18वीं शताब्दी के अंत में बेच दी गई थी। इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद 75% से अधिक जमींदारियां हस्तांतरित कर दी गई थी, किसी और को मिल गई थी। क्यों? क्योंकि जो जमींदार थे वे टैक्स, जो राजस्व की रकम थी, उसे वसूल नहीं कर पा रहे थे किसानों से। ब्रिटिश अधिकारी यह आशा करते थे कि इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने से वे सभी समस्याएं जो है हल हो जाएंगी, जो कि बंगाल विजय के समय से उनके सामने आ रही थी। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद जो राजस्व इकट्ठा करने में उनको बहुत सी कठिनाइयाँ आ रही थी सामने, तो उन्होंने इसी को हल करने के लिए इस व्यवस्था को शुरू किया था, है ना। और क्या हुआ था, उससे पहले कुछ घटनाएं घटी थी, जैसे कि 1770 के दशक तक आते आते ब्रिटिश बंगाल की ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बार बार, इस पूरे दशक में बार बार अकाल पड़ रहे थे और जो खेती की जो पैदावार थी वो घटती ही जा रही थी। तो अधिकारी लोग ऐसा सोचते थे कि खेती, व्यापार और राज्य के राजस्व संसाधन सब तभी विकसित किए जा सकेंगे जब कृषि के निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो वे चाहते थे कि कृषि में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट हो, तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा तो क्या होगा, जो पैदा होगी फसल वह भी अधिक होगी। और ऐसा तभी किया जा सकता था जब संपत्ति के अधिकार प्राप्त के लिए संपत्ति के अधिकार मतलब उनको दे दिए जाएं और राजस्व मांग की दरों को स्थायी रूप से तय कर दिया जाए। तो उनको लगा कि यदि संपत्ति के अधिकार लोगों को दे दिए जाए और जो है स्थायी रूप से राजस्व की रकम तय कर दी जाए तो शायद जो है कृषि में इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश बढ़ेगा। यदि राज्य सरकार की राजस्व मांग स्थायी रूप से निर्धारित कर दी गई तो कंपनी राजस्व की नियमित प्राप्ति की आशा करेगी और उद्यमकर्ता भी, जो कार्य करने वाले लोग हैं, वे भी अपने पूंजी निवेश से एक निश्चित राशि कमाने की उम्मीद रख सकेंगे। क्यों? क्योंकि राज्य अपने दावे में वृद्धि करके लाभ की राशि नहीं छीन सकेगा। कहने का मतलब यह है कि राजस्व की राशि उन्होंने निश्चित कर दी और अंग्रेज सोच रहे थे कि दिन प्रतिदिन उनकी जो पैदावार है, उनके जो उद्योग हैं, उनमें क्या होगा, हर साल वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो वो जो लाभ होगा वो तो वे ही लोग लेंगे। और अंग्रेजों ने तो जो निश्चित कर दी गई है स्थायी बंदोबस्त, जो निश्चित कर दिया राजस्व की रकम, वे तो उतना ही लेंगे। जैसे इस साल जितना लिया था उतना ही अगले साल, उतना ही उसके अगले साल, उतना ही उसके अगले साल लेंगे। लेकिन उनके लाभ में तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होगी, उसको वे नहीं लेंगे। तो अंग्रेज यह सोच रहे थे। अधिकारियों को यह आशा थी कि इस प्रक्रिया से छोटे किसानों और धनी भूस्वामियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो जाएगा जिससे उनके पास कृषि में सुधार करने के लिए पूंजी और उद्यम दोनों होंगे। ठीक है, जिससे उनके पास है बच्चों, तो किन के पास, छोटे किसानों और उद्योग, जो छोटे उद्योगपति हैं, भूस्वामी हैं, तो उनके पास जो है पूंजी होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है निश्चित कर दी गई है राशि, तो कृषि में भी सुधार करेंगे। तो इस प्रकार, और उनको सबसे बड़ी यह उम्मीद भी थी कि ऐसा करने से ब्रिटिश शासन से पालन पोषण और
प्रोत्साहन पाकर वह कंपनी के प्रति वफादार बन जाएंगे। तो ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कंपनी के अधिकारियों के बीच परस्पर लंबे वाद विवाद के बाद बंगाल के राजाओं और तालुकदारों के साथ इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। जब उन्हें जमींदारों के रूप में वर्गीकृत किया गया और उन्हें सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व मांग को अदा करना था, इस परिभाषा के अनुसार जमींदार गांव के भूस्वामी अब नहीं थे, बल्कि वह राज्य के राजस्व समाहर्ता यानी कि संग्राहक मात्र थे। तो जो जमीन थी उसके पहले जो मालिक होते थे वो जमींदार होते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब एक नई जमींदार शब्द की परिभाषा आ गई कि वे केवल जमींदार जो राजस्व था अंग्रेज़ों को जो उन्हें देना था उसको वो किसानों से इकट्ठा करेंगे और अंग्रेज़ों को ले जाकर दे देंगे। तो इस प्रकार अब चार्ल्स कॉर्नवालिस के बारे में जान लेते हैं, है ना। चार्ल्स कॉर्नवालिस कौन थे? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कॉर्नवालिस ब्रिटिश सेना के कमांडर थे और 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। ठीक है, तो आप सन याद करेंगे। 1793 में इस्तमरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था सबसे पहले, और किसने लागू किया था? चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। और उस समय वे बंगाल के गवर्नर जनरल थे। अब इसमें बार बार हमने राजा शब्द का प्रयोग किया है, तो राजा शब्द का प्रयोग अक्सर विशाल जमींदारों के लिए किया। विशाल जो जमींदार जिनकी बहुत ज़्यादा भू संपदा होती थी उनके लिए किया जाता था, है ना। राजा शब्द का प्रयोग अक्सर जिनके पास बहुत ज़्यादा भू संपदा होती थी, बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक होते थे, उनके लिए होता था, और वैसे वे जमींदार होते थे, है ना बच्चों। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखेंगे। राजा शब्द का प्रयोग उसके लिए होता था जिसके पास बहुत बड़ी भू संपदाएँ होती थी, बहुत ज़्यादा संपत्ति होती थी, उसके लिए जो है जमींदार शब्द का प्रयोग होता था। जो वर्धमान था ना वहाँ का वो जमींदार ही था, जो बार बार हम राजा बोल रहे हैं ना, तो वो जमींदार ही था, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। आज भी हम देखते हैं जिसके पास ज़्यादा अधिक संपत्ति होती है हम कहते हैं ना, अरे ये तो राजा है ना, और आगे कुछ नहीं कहते हैं, तो अगला व्यक्ति अपने आप समझ जाता है कि उसके पास बहुत अधिक संपत्ति है। तो उस समय भी जमींदार शब्द के, जमींदार जो व्यक्ति होता था उसके लिए भी राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब आता है तालुकदार, है ना। तालुकदार शब्द था वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक यानी संबंध हो, है ना। आगे चलकर ताल्लुक जो था वो एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में उसका प्रयोग होने लगा। जो ताल्लुकदार थे वो गांव-गांव जाकर जो है राजस्व इकट्ठा करते थे, और वे जो है ये ऊपर जो आपने राजा पढ़ा जमींदार, उसको लाकर देते थे, और फिर वह जमींदार वहाँ अपने जो अंग्रेज अधिकारी है उसे देते थे। तो तालुकदार और राजा शब्द का यह अर्थ है इस वाले भाग में। आगे बच्चों, जमींदारों के नीचे अनेक, है ना, जमींदारों जो थे उनके पास बहुत सारे गांव होते थे, कभी कभी तो 400 तक गांवों की संख्या होती थी, और कंपनी के हिसाब से एक जमींदार के भीतर आने वाले जो गांव मिलाकर एक राजस्व संपदा का रूप ले लेते थे। तो जमींदार को बस पूरा इकट्ठा करके उसे
कंपनी को देना होता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी समस्त संपदा पर कुल मांग निर्धारित करती थी। कंपनी मतलब जमींदार को यह बता देती थी कि आपके जो अंडर में इतने गांव हैं, है ना, और आपको इतनी जो है राजस्व की रकम हमें देनी है। और उसके बाद जो जमींदार थे वो स्वयं निर्धारित करते थे कि अलग अलग गांव से उसे कितनी कितनी राजस्व की राशि लेनी है, ठीक है। और फिर जमींदार उन गांवों से निर्धारित राजस्व की राशि इकट्ठी करता था। जमींदार से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कंपनी को नियमित रूप से राजस्व की राशि अदा करेगा, और अगर नहीं करेगा तो उसकी संपदा नीलाम की जा सकती है, जैसा कि वर्धमान के शासक की हुई थी। तो इस प्रकार आगे बच्चों गृह कार्य देख लेते हैं, और इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त की बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम की गई थीं। बच्चों जमींदारियां ये न जो है आधा है, और क्यों नीलाम कर दी गई थी उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, है ना। और आपको वर्धमान के राजा के बारे में बताना है। तो इस्तमरारी बंदोबस्त की जो जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई थी, क्योंकि वे राजस्व नहीं चुका पा रहे थे। ये पहले से नियम था कि इस्तमरारी बंदोबस्त में यदि कोई ज़मींदार जो है राजस्व की रकम अदा नहीं करेगा तो उसकी ज़मींदारी नीलाम कर दी जाएगी। तो इसमें फिर उदाहरण आप वर्धमान के राजा का देंगे, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आपको आज जो मैंने पाठ पढ़ाया उसके आपको अतिरिक्त प्रश्न भी लिखने हैं और उत्तर भी लिखने हैं। कॉर्नवालिस के बारे में लिखेंगे आप, और इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। और सन आपको याद रखना है इसका। और आप तालुकदार, आप राजा, ऐसे ही अनेकों जो शब्द आए हैं तो उनके आप प्रश्न बनाएंगे और उनके उत्तर भी लिखेंगे। अगले भाग में बच्चों फिर मिलेंगे। धन्यवाद।